Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are continuing our topic cell and cell organelles of subject biochemistry. तो अभी तक हमने यूकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनल्स पढ़ी हैं वो हमें पढ़ा है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स और अब हम पढ़ेंगे साइटोसोल एंड साइटोस्केलेटन। तो बेसिक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। न्यूक्लियस हम जो है सेल का वो बेसिक आप कह लें कंट्रोलिंग पॉइंट है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो पावर हाउस है सेल का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स सिंथेसाइज करता है। गोल्गी एपरेटस उसको मूव कराने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। लाइसोसोम्स सुसाइड बैग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम है सेल का। और फिर उसके बाद पेरोक्सिसोम्स का फंक्शन डिटॉक्सिफाइंग का था। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। साइटोसोल, सबसे पहले साइटोसोल तो आपका सिंपली सेल का साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो एक जेल टाइप मीडियम होता है साइटोसोल, और उस साइटोसोल के अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ये सब उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। उसके अलावा साइटोसोल के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, साइटोस्केलेटन होता है और सारी की सारी ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होती हैं उसके अंदर। तो साइटोसोल के फंक्शंस हुए, इट इज़ अ साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्शंस होते हैं जिनसे हम एनर्जी डिराइव करते हैं, जिनका एंड रिज़ल्ट एनर्जी होता है, एटीपी होता है, और उसके अलावा शुगर होता है, ग्लूकोज होता है। तो इस तरह के जितने भी हमारे एंड प्रोडक्ट्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के, जिनमें हमें लास्ट कंपोनेंट जो भी हमारा लास्ट यूनिट होता है उससे एनर्जी डिराइव करनी होती है, तो वो सब के सब जो हैं मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। अब काफ़ी सारे मेटाबॉलिक पाथवेज साइटोसोल में हो रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल है ग्लाइकोलिसिस। इस ग्लाइकोलिसिस मीनिंग कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है ताकि एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। और इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे पाथवेज साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसे कि पेंटोज शंट वे। तो ये हम सारे आगे पेंटोज शंट पाथवे, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा साइटोसोल होता है स्टोर हाउस फॉर बायोकेमिकल्स, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमारे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बायोकेमिकल्स कहते हैं। बायोकेमिकल्स वो कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर बेनिफिशियल, जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं फंक्शनिंग के लिए। तो वो भी हमारे साइटोसोल में ही स्टोर होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड न्यूक्लियोटाइड्स। मेंटेन्स शेप एंड हेल्प मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो साइटोप्लाज्म का एक फंक्शन ये भी है, मेजर फंक्शन, कि वो शेप मेंटेन करता है। कैसे शेप मेंटेन करता है? क्योंकि उसके अंदर साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन को अभी हम आगे देखेंगे। और इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। पूरे साइटोप्लाज्म में ट्रैक्स होते हैं एक तरीके से, जिन ट्रैक्स की वजह से ट्रेन ट्रैक्स होते हैं, जिनके ऊपर से मॉलिक्यूल्स चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये सब साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर वो एम्बेडेड होते हैं ट्रैक्स। तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में भी हेल्प करता है और काफ़ी हद तक शेप मेंटेन करता है। इट प्रोवाइड्स सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर ऑर्गेनल्स टू फंक्शन। तो प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है जिसमें ऑर्गेनल्स इजीली फंक्शन कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनके अंदर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होती हैं, और प्रॉपर पीएच और मीडियम होता है इस एक्वस जेल का, तो वो सूटेबल होता है सारी ऑर्गेनल्स के फंक्शनिंग के लिए। इसके अलावा मोस्ट प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म। तो काफ़ी सारी प्रोटीन्स
ऑर्गेनेल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही उनको सिंथेसाइज करती हैं। तो साइटोप्लाज्म अगर नहीं हो या साइटोप्लाज्म के अंदर प्रॉपरली अगर वो नहीं हो तो ऑर्गेनेल्स एम्बेड किसके अंदर होंगी, तो दैट्स व्हाट साइटोप्लाज्म फंक्शन इज। साइटोप्लाज्म को ही साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल एक्चुअली एक जेल टाइप मीडियम है, जेल टाइप एक्वस मीडियम है। देन कम्स cytoskeleton. Cytoskeleton, it is a network of protein fibers that give mechanical support and strength to the cell and maintains its shape. तो साइटोस्केलेटन प्रोटीन फाइबर्स का एक नेटवर्क है जो प्रॉपर एक तो सपोर्ट देता है, दूसरा स्ट्रेंथ देता है सेल को और उसकी शेप मेंटेन करता है। तो जैसा नाम ही देखें आप, साइटोस्केलेटन है, ठीक है। तो वो फाइबर्स, ये जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं ये पूरे के पूरे साइटोसोल के अंदर थ्रू आउट, दे रन थ्रू आउट द साइटोसोल, और जिसकी वजह से उन फाइबर्स की वजह से सेल की एक प्रॉपर शेप मेंटेन होती है। अब साइटोस्केलेटन के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। यहाँ पे आप देख लें, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये होते हैं, थिक हॉलो टाइप सिलेंडर्स होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स या एक्टिन फिलामेंट्स ये पतले दो तरह के दो फिलामेंट्स होते हैं जो आपस में इस तरीके से राउंड आउट हुए हुए होते हैं और रोप टाइप स्ट्रक्चर बनाया होता है उन्होंने, या आप इसको कह सकते हैं ट्विस्टेड ब्रेड टाइप स्ट्रक्चर बनाया होता है। और उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनका साइज़ इन दोनों के दरमियान में होता है और इनके अंदर जो हैं फाइबर्स जो हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, वो एक्टिन फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का मिक्सचर होते हैं और वो इस तरीके से रोप टाइप स्ट्रक्चर होता है उनका। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो थिकेस्ट फॉर्म है और वो ट्यूबुलिन फाइबर से बनी हुई है। इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग होता है, अंदर से ये हॉलो होता है और सिलेंड्रिकल ट्यूबुल होती है, सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है ये। माइक्रोफिलामेंट ऑन द अदर हैंड ये थिनेस्ट फॉर्म है, इसका थ्रेड जो है वो भी लॉन्ग होता है और थ्रेड टाइप ये जो फिलामेंट होता है ये एक्टिन फाइबर से मिलके, एक्टिन प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट ये इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट और ये केराटिन से मिलके बने हुए होते हैं। अब इन सब के फंक्शंस क्या हैं वो देख लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन ये है, सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि वो हेल्प करता है सेल के दरमियान में मटेरियल्स को मूव करने में। किस तरीके से करता है? इस तरीके से आपके जो, अगर ये माइक्रोट्यूब्यूल इस तरीके से होता है तो यहाँ पे आपकी एक मोटर टाइप प्रोटीन होती है और ये रिसेप्टर होता है और इसके ऊपर प्रोटीन या मटेरियल या वैक्यूल या वेसिकल इस तरीके से अटैच होती है और फिर ये पूरे के पूरे उसके ऊपर मूव करता है और ये पूरे सेल के दरमियान में इस तरीके से ट्रैक्स होते हैं। तो जहाँ भी मॉलिक्यूल को जाना होता है वो वहाँ उनको पहुँचा देता है। तो ये इस तरीके से जैसे ट्रेन ट्रैक्स हों, तो इसी तरीके से हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स की मूवमेंट्स जो है इसी तरीके से होती है, सेल्स की मटेरियल्स की मूवमेंट जो है इसी तरीके से होती है। तो आपका जो है ट्यूब्यूल की जो शेप है वो इस तरीके से होती है, इट्स सिलेंड्रिकल होती है वो, ठीक है, हॉलो टाइप जो है ये होता है, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट जो होता है ऑन द अदर हैंड वो इस तरीके से होता है और
आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट वो इस तरीके से होता है। तो ये हैं आपकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस। खैर इसके अलावा ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स का क्या काम होता है? माइक्रोट्यूब्यूल, जब आपका सेल में माइटोसिस मियोसिस होता है और सेंट्रियोल के थ्रू सेल, पेरेंट सेल जो है सेंट्रियोल के थ्रू वो सेल बीच में से ब्रेक डाउन होता है। तो जब ब्रेक डाउन होता है और अलग हो रहा होता है तो वो इस तरीके से आपकी थोड़ी सी शेप आती है। तो ये इस तरीके से ये फाइबर्स होते हैं सारे के सारे, जैसे जो ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं तो वो ये फाइबर्स होते हैं जिनके साथ वो अटैच होता है और यहाँ से वो आहिस्ता 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 अलग अलग होते हैं। इसके अलावा ये सेंट्रियोल बनाते हैं, सीलिया बनाते हैं और फ्लैजिला बनाते हैं। सीलिया एक हेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है जो आपके ऊपर होता है, मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। और फ्लैजिला जो है वो आपका, ये मैं पहले भी बता चुकी हुई हूँ, जैसे आपका बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरिया के इर्द गिर्द बैक्टीरिया को मूव करने के लिए जो एक ये इस तरीके से आपका हेयर टाइप मूवमेंट होती है, टेल टाइप मूवमेंट होती है, वो फ्लैजिला के थ्रू होती है। और ह्यूमन बॉडीज़ में फ्लैजिला सिर्फ स्पर्म सेल के ऊपर होता है। इसके अलावा ये शेप भी देते हैं सेल को और सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो है उसका रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो हमारी जितने भी मसल्स, जब हम कोई चीज़ उठाते हैं तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नीचे से बास्केट उठाई है, रॉक्स की बास्केट उठाई है, या मैंने पानी की बास्केट उठाई है। जब मैं उसको उठा के ऊपर लेके आती हूँ अपने हाथ से, तो जब हाथ अपनी तरफ में खींचूंगी, उठाऊंगी, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब मैं वापस बास्केट रखूँगी तो मसल्स रिलैक्स करेंगे। वो जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है हमारे आर्म में मसल्स की, उसको वो माइक्रोफिलामेंट के थ्रू बने हुए होते हैं वो मसल्स। उसके अलावा ये हेल्प करते हैं सूडोपोडिया की फॉर्मेशन में बनाने में। अमोइबा एक आपका ऑर्गेनिज्म है, इस तरीके से एक उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इनकी एक आप कह लें फेक आर्म्स बनाने में, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से तो इन आर्म्स के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म मूव करता है दैट्स कॉल्ड सूडोपोडिया, तो वो बनाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट ये शेप देते हैं और सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर फंक्शंस। तो यूकैरियोटिक सेल के वाइड रेंज है, उसमें रिएक्शंस की वाइड रेंज है, फंक्शंस की वाइड रेंज है, ठीक है। ये सब रिएक्शंस और फंक्शंस क्यों हो रहे होते हैं? ताकि टिश्यूज़ को मेंटेन किया जा सके। एज अ रिज़ल्ट होल ऑर्गेनिज्म जो है एक स्टेबल स्टेट में हो। तो वो सब जो है सेलुलर फंक्शन, अब सेलुलर हर, मैंने आपको बताया ऑर्गेनेल का अलग फंक्शन है। अब वो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं आपस में कोरिलेट करके ही प्रॉपर्ली एक सेल और फिर उसी तरीके से प्रॉपर्ली ऑर्गेनिज्म वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट प्रॉपर्ली अगर बीट कर रहा हो, हमारे फूड की प्रॉपर डाइजेशन हो रही हो और फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो रही हो, सेल जो है ये सारी ब्रेन जो है ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को रिलेट कराता है, ठीक है। तो ये सब जो है ये सब आपकी पूरी की पूरे ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर एक हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक आपकी ऑर्गन जो है वर्क कर रही है ताकि प्रॉपर जो है पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म एक स्टेबल स्टेट में हो। इसी तरीके से सेल में भी इसी तरीके से होता है कि हर ऑर्गन अपना अपना काम कर रही होती है, लेकिन वो जो अपना काम कर रही होती है उसमें आपस में इंटीग्रेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है,
खाना खाने से पहले मैं खाने को देखती हूँ और सूंघती हूँ, तो उससे मेरा ब्रेन एक्टिवेट होता है। ब्रेन जो है सिग्नल्स पहुँचाता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में कि बी रेडी, खाना जो है अभी खाया जाएगा और डाइजेस्ट होगा तो ऑर्गन्स में आएगा, तो बी रेडी वो हार्मोन्स और वो एंजाइम्स बनाने के लिए जिससे खाना डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर ये सिग्नल हमें नहीं मिलता तो ऑर्गन्स जो हैं वो एक्टिवेट ना हुई होती हैं, वो पहले से रेडी ना होती हैं, और खाना जब इंडिविजुअल खाता तो वो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता, बर्डन पड़ता। तो हर एक चीज़ जो है वो आपस में इंटी रिलेटेड है। इसी तरीके से सेलुलर फंक्शंस भी आपस में इंटीग्रेटेड हैं और उस तरीके से वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाते हैं। इसकी 2 एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। एक है डिवीजन ऑफ द सेल। सेल की जब डिवीजन होती है तो वो आपस में डिफरेंट सेलुलर रिएक्शंस हैं जो आपस में कोरिलेटेड हैं। ठीक है, माइटोसिस मियोसिस जो होता है वो डिफरेंट फंक्शंस आपस में प्रॉपर एक स्टेजेस के साथ मूव करते हैं, तो उस तरीके से आपका सेल डिवाइड होता है। फिर उसके बाद है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जो है सेल की प्रोग्राम्ड डेथ या सुसाइड है। होता क्या है कि ये एपोप्टोसिस ऐसे है जैसे जब सेल अपनी नेचुरल डेथ मरता है। ठीक है, ये एक हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है। इसी तरीके से होता है हमारा वेयर एंड टेयर जो है वो यही होता है कि पुराने सेल मरते हैं, वो डिग्रेड होते हैं, वो डिग्रेड होने के बाद जो मटेरियल यूज़ होने वाला नहीं होता वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। हम फूड खाते हैं, फूड से नए बायोकेमिकल्स बनते हैं, उनसे हम नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज़। तो एपोप्टोसिस एक रेगुलेटेड फंक्शन है एंड ये ज़रूरी होता है। बट अगर सेल डेथ हो किसी इंजरी की वजह से, रेडिएशन की वजह से या किसी और वजह से या किसी डिजीज़ की वजह से, तो तब जो है वो जो है दैट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और तब आपके जो हैं फंक्शनिंग सेल्स दे डाई। तो that's these two are the examples of cellular functions, integrated cellular functions. Next, कुछ मेजर कम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स हैं सेल की, इनकी मैं आपको ये मैं आपको बता देती हूँ कि मेजर कम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स हैं क्या सेल की, मतलब सेल किन बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, मतलब उनका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, किस चीज़ से मिलके वो बायोमोलिक्यूल बना होगा। मतलब बायोमोलिक्यूल होता क्या है, सिंपल जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं 2-3, उनके मिक्सचर से एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो वो जो मॉलिक्यूल है वो किन बिल्डिंग ब्लॉक से मिलके बना हुआ है वो, और फिर उनके मेजर फंक्शंस क्या हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रोटीन, सबसे पहले तो आपका प्रोटीन आ जाता है। प्रोटीन हमारी होल ऑर्गेनिज्म जो है प्रोटीन से ही मिलके बना हुआ है। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है अमाइनो एसिड, और इनका फंक्शन है फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शंस। तो इसका फंक्शन ये है कि ये बेसिक फंडामेंटल बेसिस है, मतलब बेस है जिससे स्ट्रक्चर बनता है, जिससे सेल बन रहा होता है इटसेल्फ। ठीक है, और सेल की फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि जिस चीज़ से बना हुआ है वही चीज़ ज़्यादातर हेल्प करती है फंक्शनिंग में। तो जितने भी स्टैटिक फंक्शंस हैं जो मतलब फॉरन नहीं हो रहे हैं बट दे आर देयर, डायनेमिक फंक्शंस हैं जो बार बार हो रहे होते हैं, सब में जो है अमाइनो एसिड्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए कहते हैं। ये बना हुआ होता है, इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इनका फंक्शन है रिपोजिटरी ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या है, स्टोरेज करते हैं हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन का। जो पेरेंट्स से आपको इन्फॉर्मेशन आई होती है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या ट्रेट होंगे, द चाइल्ड विल बी इंटेलिजेंट और नॉट, ईदर द चाइल्ड हैज़ ब्राउन हेयर्स और ब्लैक हेयर्स, ईदर द चाइल्ड इज़ फेयर और ब्लैक। ठीक है, इस तरह के जितने भी आपके जिस तरह भी इस तरह के सारे ट्रेट्स होते हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं, उनके अंदर स्टोर्ड होते हैं। नेक्स्ट इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको हम आरएनए कहते हैं। के बने हुए होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स से,
और इनका फंक्शन होता है एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस। तो एक्चुअली आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो जितनी भी नई प्रोटीन्स बनती हैं और जिन नई प्रोटीन से नए स्ट्रक्चर्स और सेल्स बनते हैं वो बनते हैं थ्रू आरएनए। जैसे डीएनए था हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे आरएनए है नए प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होती है। नेक्स्ट है, जैसे आप ब्लूप्रिंट्स कह लेना, कोई भी शिप आप बनाते हैं, कोई भी घर बनाते हैं, उसके ब्लूप्रिंट्स होते हैं। तो वहाँ से आप देख के बनाते हैं कि पाइप्स कहाँ पे आएंगे, बेस कहाँ पे आएगी, वॉल्स कहाँ पे आएंगी, विंडोज़ कहाँ पे आएंगी। इसी तरीके से प्रोटीन के ब्लूप्रिंट्स जो होते हैं वो आरएनए होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स पे एग्जांपल दी है ग्लाइकोजन की। अब ग्लाइकोजन का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है या यूनिट है जिससे मिलकर ग्लाइकोजन बनता है वो मोनोसेकेराइड होता है। और मोनोसेकेराइड में एग्जांपल दी है ग्लूकोज की। मोनोसेकेराइड्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड्स भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो इसमें मतलब ये है कि अगर पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन है तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक होगा ग्लूकोज। इनका क्या काम है? ग्लूकोज का काम है स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड। ये मैं कार्बोहाइड्रेट्स में बात कर रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड। तो ग्लूकोज का काम होता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट शॉर्ट टर्म नीड्स। ग्लूकोज बेसिकली हम जो फूड ले रहे होते हैं तो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होती है जो हम स्टेपल फूड ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए होती है, ग्लूकोज चाहिए होता है टू मीट आवर शॉर्ट टर्म नीड्स। जितनी भी एनर्जी डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। नेक्स्ट इज लिपिड। लिपिड का बिल्डिंग ब्लॉक है फैटी एसिड या ग्लाइसरोल। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल मिल के एक लिपिड बनाते हैं। इनका फंक्शन है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट लॉन्ग टर्म डिमांड्स एंड आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल हैं ये स्टोरेज फॉर्म है एनर्जी की। इसका मतलब ये है कि जितनी हमें एनर्जी चाहिए होती है फूड से वो फ़ौरन यूज़ हो जाती है। बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो फैट की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाती है। और जब भी आपको भूख लगती है या आप फास्टिंग स्टेट में होते हैं या आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ज़्यादा अरसे के लिए, तो तब आपकी या ज़्यादा अरसे के लिए काम कर रहे होते हैं बिना खाए पिए, तो तब आपके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स ब्रेक डाउन होते हैं फॉर एनर्जी। तो ये लॉन्ग टर्म डिमांड्स के लिए है। और शॉर्ट टर्म डिमांड्स के लिए आपका ग्लूकोज यूज़ होता है जो फ़ौरन खाते हैं, फ़ौरन वो बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स जो हैं मेम्ब्रेन्स बनाने में, जितनी भी हमारी मेम्ब्रेन्स हैं उनको बनाने में, जैसे सेल की मेम्ब्रेन है उन सब की मेम्ब्रेन्स बनाने में लिपिड काम करता है। क्योंकि एज यू नो द मेम्ब्रेन्स आर लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन्स, तो वो लिपिड के थ्रू होती हैं। तो ये हैं हमारे मेजर कम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स सेल्स के। और ये सब जो हैं सेल्स इन कम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स से मिलके बना होता है, इन सब से मिलके बना होता है। प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स, इन सब से मिलके बना होता है। इसके अलावा कुछ जो हैं और भी होते हैं, लेकिन मेजर आपके जो इम्पोर्टेंट है वो यही हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। नेक्स्ट विल स्टार्ट, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसके बाद कल से हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। अल्लाह हाफिज़।